नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कहा जाता है कि दिल्ली सिंहासन फतह करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, फिर भी दिल्ली सिंहासन पर उसका कब्जा हो गया है। लेकिन जो कब्जा हुआ है इसे जीत नहीं कहा जाएगा, बल्कि जोड़ तोड़ से बनाई गई सरकार कहा जाएगा। लंगड़ी सरकार, लूली सरकार, बैसाखियों वाली सरकार कहा जाएगा, जिसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे हैं। गठबंधन, एनडीए गठबंधन में टूट फूट शुरू हो गई है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने नायडू के शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया है, एरोप्लेन में भी एक साथ एक सीट अगल बगल बैठ करके आए और क्या गुफ्तगू किए, क्या खिचड़ी पकी, यह बात तो सामने नहीं आ सकी। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से, लालू यादव की बेटी है रोहिणी, ने जिस तरह से कहा है कि चाचा जी फिर से पलटी मारेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह बात भी गौरतलब है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सीट पर हारे संजीव बालियान के बारे में सोमदत्त ने जो खुलासा किया है उससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, हर जगह घमासान छिड़ा हुआ है और लगता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हार के बाद योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है और उन्हें इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठे रहेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जाएगा? अभी इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। और अरविंद केजरीवाल तो ने बहुत पहले ही कह दिया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी इसलिए जीतना चाहते हैं कि जीत के बाद वे योगी को हटाना चाहते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, राजस्थान में वसुंधरा राजे को और कर्नाटक में येदियुरप्पा को साइड लाइन कर दिया गया, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाहते हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगले साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, तो कमान सौंप दिया जाएगा अमित शाह को, जो कि आज के गृह मंत्री हैं। और उनकी इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और एक बयान खुद अमित शाह ने जारी किया था कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 2029 में भी जीत करके नरेंद्र मोदी ही आएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं जाएगा। उसी समय से योगी आदित्यनाथ के समर्थक मोदी और शाह की आलोचना कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। एक खेमे में मोदी और शाह हैं और दूसरे खेमे में योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं।
लेकिन उनका हिंदुत्व इस बार काम नहीं आया चुनाव जिताने में, मिशन 80 को जिताने में। इसलिए योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे बहुमत से सरकार बन गई होती तो शायद अब तक योगी आदित्यनाथ को हटा भी दिया गया होता और किसी अन्य को मुख्यमंत्री चुना जा सकता था। अन्य में केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते थे, ब्रजेश पाठक भी हो सकते थे, या कोई और ओबीसी का नेता हो सकता था, या मनोज सिन्हा भी हो सकते थे जो कश्मीर में एलजी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की हार के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ दिया है, अपनी पार्टी को अनाथ छोड़ दिया है, और पार्टी के लोग जिस तरह से एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, क्या इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हार के बाद हर पार्टियों का लगभग यही हाल होता है और भारतीय जनता पार्टी भी इसका अपवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन किसको कितना वोट दिया, CSDS का एक आंकड़ा आया हुआ है और उस आंकड़े के तहत इंडिया गठबंधन को सवर्णों ने 16% वोट दिया और एनडीए गठबंधन को 79% वोट दिया और मायावती को 1% लोगों ने वोट दिया। यादव ने इंडिया गठबंधन को 82% वोट दिया और एनडीए गठबंधन को 15% वोट दिया और मायावती को 2% लोगों ने वोट दिया। कुर्मी और कोयरी ने 34% वोट दिया इंडिया गठबंधन को और 61% वोट दिया एनडीए को और 2% वोट दिया मायावती को। अति पिछड़ा वर्ग ने 34% वोट दिया इंडिया गठबंधन को, 59% वोट दिया एनडीए गठबंधन को और 3% वोट दिया मायावती को। ध्यान रहे, यही अति पिछड़ा वर्ग है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 44% वोट दिया था, जिससे उनकी जीत हो सकी थी। और इस बार भी कम वोट नहीं दिया है, 59% कम नहीं होता है। अति पिछड़ों की आंख कब खुलेगी? कुर्मी और कोयरी कहते हैं मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य समाज, सैनी समाज के लोगों को। ये लोग किस तरह से मनुवादी अफीम को इनको चटा दिया गया है कि ये लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इनके अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है और इनके अंदर जो सामाजिक जागरूकता है, जो शिक्षा का स्तर है, उसके आधार पर इनकी जो मानसिकता है, लगता है अभी ये 500 साल और पीछे बने रहेंगे। अगर ओबीसी वर्ग इकट्ठा हो जाए तो सिर्फ ओबीसी से ही दिल्ली में भी सरकार बन सकती है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन सकती है। लेकिन ओबीसी जिस तरह से बिखरा हुआ है, जिस तरह से उसे धर्म का धतूरा चटाया गया है, अभी वह बेहोशी और पागलपन के हालत में है और जब उसकी आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगा। तो जाटव वोट मिला 25% इंडिया गठबंधन को और 24% एनडीए गठबंधन को और 44% वोट मिला मायावती को। गैर जाटव वोट 56% मिला इंडिया गठबंधन को, 29% वोट मिला एनडीए को और 15% वोट मिला मायावती को। मुस्लिम वोट 92 यानी 92% वोट मिला इंडिया गठबंधन को, 2% एनडीए और 5% मायावती को। यह रहा उत्तर प्रदेश में वोटिंग जो हुई थी उसके आंकड़े। और एक दूसरा आंकड़ा भी CSDS ने जारी किया है जो कि चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 से 19 तक शिखर पर थी। 60% से अधिक लोग इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में CSDS ने जो
सर्वे किया तो उसमें निकल करके आया कि अब सिर्फ 32% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह एक चौंकाने वाली घटना है और जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं, पप्पू की छवि से बहुत दूर जा चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया है और संविधान बचाने की अपील किया है, उसी का असर है कि ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकांश मतदाता इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। लेकिन जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं और खास करके पिछड़े वर्ग के लोग भी अभी मनुवाद के धतूरे से इनको मुक्ति नहीं मिल पाई है और कब मुक्ति मिलेगी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुधार हुआ है। पहले इनका 44% वोट नरेंद्र मोदी को जाता था, अब 59 पर आ गए हैं। लेकिन इस 59 में एनडीए और इंडिया और बीएसपी तीनों हैं। मुस्लिम वोट एक तरफा गया है इंडिया गठबंधन की ओर और हम समझते हैं कि कांग्रेस से फिर से मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, दलित भी जुड़ रहे हैं और ओबीसी के लोग भी जुड़ रहे हैं और कुछ हद तक सवर्ण जातियां भी जुड़ रही हैं। दूसरे राज्यों में देखिए तो कर्नाटक में कांग्रेस की अच्छी जीत हुई है, राजस्थान में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, केरल में हुई है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई है। वो चाहे उत्तराखंड हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन पर पूरा का पूरा अधिकार अभी भी भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हुए हैं, वह भी काबिले तारीफ है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी में टूट फूट हो रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है और हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के पक्ष के लोग टिकट बांटने की बात को कह रहे हैं कि टिकट ढंग से नहीं बांटा गया। अखिलेश यादव ने ओबीसी को ढूंढ करके वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण जातियों को ज़्यादा टिकट दिया, इसलिए हार होती है। योगी खेमे के लोग ऐसी बातें कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कद्दावर नेता हैं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड माने जाते हैं और इन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत किया है, इससे इन्हें इनकी ताकत और बढ़ी है। लेकिन अगर ताकत बढ़ी है, जैसा कि कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है, तो क्यों नहीं जीत हुई लोकसभा चुनाव में, वाजिब प्रश्न है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए नैरेटिव बनाया, हिंदू मुस्लिम किया और प्रधानमंत्री पद की मर्यादा तक को तार तार किया, इससे प्रधानमंत्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आरएसएस आग बबूला हो गया और वह प्रधानमंत्री को नसीहत देने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद सामने आए और उन्होंने जिस तरह से नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उनके तानाशाही रवैये, उनके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण
के निचले स्तर पर गिर जाने की चर्चा करके लोगों को चौंका दिया, उससे लगता है कि आरएसएस भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने हाथ खींच लिया था। इसकी वजह क्या हो सकती है, संक्षेप में जान लीजिए। आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन पिछले 10 सालों में आरएसएस ने उम्मीद किया था कि 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। और अगर करना भी चाहते, 2019 में अगर इस बात की सुगबुगाहट थोड़ी सी भी होती कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो जो हार 2024 में हुई है, ये हार 2019 में ही हो जाती। और जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, लेकिन हमें लगता है कि पूरी तरह से वोट नहीं दिया है। अगर ओबीसी समाज के लोग और दलित समाज के लोग एक मुश्त वोट संविधान बदलने के नाम पर देते, तो भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों में बुरी तरह से हार होती। लेकिन संविधान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इंडिया की जीत में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई काम किया है, तो वह 5 न्याय और 5 गारंटियों ने नहीं किया है। 5 न्याय और 5 गारंटियां और 10 किलो राशन की जो घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था चुनाव के दौरान, वह बातें निचले स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच सकी। निचले स्तर तक अगर कोई बात पहुंची है तो संविधान की बात पहुंची है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी उसकी सरकार बन गई। केजरीवाल ने जो खुलासा किया था, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया तो जाता, लेकिन अगर पूरी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने होते, तो बैसाखियों पर चल रही सरकार अगर इतने कड़े निर्णय लेगी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगी, तो उसे लेने का देना पड़ सकता है। और योगी आदित्यनाथ रमन लाल, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह के चौहान की तरह नहीं है। इनकी पर्सनालिटी कुछ अलग है। इनको जब गुस्सा आएगा तो ये पार्टी को ही तोड़ देंगे अगर उन्हें हटाया जाएगा। तो हो सकता है कि गोरखपुर के मठ में फिर से चले जाएं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब तक वो कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक योगी और मोदी और शाह चाह करके के भी योगी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में बनाई है, अपनी मजबूती बनाई है, उससे खास करके सवर्ण जातियों के लोग, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग, हालांकि वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण भी इन्हें चाहते हैं, बनिया भी चाहते हैं, और पिछड़ी जातियों में भी मैंने बताया अभी आपको कि पिछड़ी जातियों का ज़्यादा वोट अभी भी भारतीय जनता पार्टी को गया है। यह लोग भी चाहते हैं, और इनका नशा कब काफूर होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। तो जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए अच्छे दिन के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना उत्तर प्रदेश से हम समझते हैं कि अभी संभव नहीं होगा। धीरे धीरे कुछ वर्षों में जरूर
भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, पूरा उत्तर प्रदेश राममय होने के बाद थोड़े ही दिनों में कायाकल्प हो गया और राम मंदिर हवा हवाई हो गया और गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे आगे हो गए और संविधान का मुद्दा आगे हो गया और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 36 सीटें मिलती हैं और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिलती हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना है और अगर इसी तरह का चौंकाने वाला परिवर्तन होगा तो हम समझते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और सपा कांग्रेस जीत जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।